दोस्तों, मेरे चैनल राजसवी प्रोडक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार की कहानियाँ मिलेंगी, जैसे हास्य, व्यंग्य, गंभीर, जासूसी, हॉरर, सस्पेंस, या फिर एक ही टॉपिक पर कहानियों की सीरीज। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगी। लंबा सफ़र हो, कोई हम सफ़र ना हो, तो मेरी कहानियों को हम सफ़र बनाइए। व्यस्त जीवन की आपाधापी थकान भरी जिंदगी से आराम के लिए कुछ समय मेरे चैनल के साथ अवश्य गुजारिए। आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे हमेशा अवश्य मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक चित्रपुर नामक साम्राज्य था। उसका राजा था भास्कर। भास्कर अपने साम्राज्य की निगरानी रखने के लिए अक्सर साधारण भेष में अपने साम्राज्य में घुमा करता था। एक दिन वह भिखारी के भेष में घूमते घूमते अपने साम्राज्य के एक शहर जिसका नाम शेरगढ़ था वहां पहुंच गया। वहां एक साहूकार की बड़ी सी हवेली थी। वह वहां भीख मांगने के बहाने उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर उसको कोई नजर नहीं आया, तो फिर वह वहीं हवेली के अंदर बने बगीचे की हरी भरी क्यारियों में बैठ गया। चारों तरफ सुंदर सुंदर पौधे और फूल लहला रहे थे। राजा भिखारी के भेष में बैठे बैठे उस वातावरण का मजा ले रहा था। तभी हवेली के एक कमरे से हंसी मजाक की जोर जोर से आवाज आने लगी। राजा बगीचे से उठकर उस कमरे की तरफ चुपके जाता है। वहाँ वह छुप कर देखता है कि एक औरत और एक आदमी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ अचानक से दूसरा आदमी आ जाता है और वह गुस्से से लाल होकर उस औरत को कहता है, भानुमती, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी गैर मौजूदगी में एक पराये मर्द के साथ हंसी मजाक कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह औरत कहती है, अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पास पड़े एक डंडे से उसके सर पर वार करती है। वह आदमी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और फिर भानुमती उसका गला दबाकर मार देती है। राजा ये सब देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि इस आदमी को बचाना मेरा फर्ज था, लेकिन मैं भी कितना मजबूर हो गया कि ये इतनी जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं तो बाहर खिड़की के पास खड़ा हूँ, अंदर घूमकर जाने में तो बहुत समय लगता। अब देखूंगा ये औरत अपने पति की हत्या को कैसे छुपाती है। भानुमती उस आदमी को कहती है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, इसका क्या करना है मैं संभाल लूंगी। वह आदमी वहाँ से भाग जाता है और राजा वहीं पर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद भानुमती रोते हुए अपनी हवेली से बाहर निकलती है और अपने आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और कहती है, मेरे साथ मेरी हवेली में आओ। न जाने मेरे पति को अचानक क्या हुआ और वो बेहोश हो गए। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जरा उनको देखो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पड़ोसी उसके घर जाते हैं और साहूकार को देखते हैं और फिर भानुमती से कहते हैं, ये अब जिंदा नहीं है, यह तो मर गए हैं। भानुमती जोर जोर से दहाड़ मार कर रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है, इनके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं। अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं भी अब इनके साथ ही चली जाऊंगी। और एकाएक अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे सती होना है।
मैं सती प्रथा का समर्थन नहीं करता, ये कानूनन अपराध है, लेकिन कहानी के मांग के अनुसार मुझे यह सब लिखना पड़ रहा है। वैसे भी कहानी प्राचीन परिप्रेक्ष्य में है। राजा उस औरत यानी भानुमति का यह सब पाखंड देख रहा था। साहूकार को दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है और भानुमति भी सती होने के लिए शमशान चली जाती है। चिता पर साहूकार को लेटा दिया जाता है और भानुमति भी साहूकार के साथ चिता पर सती होने के लिए बैठ जाती है। राजा भी भिखारी के भेष में शमशान घाट पर मौजूद था, लेकिन यह सब माजरा समझ नहीं पाया और भानुमति से कहता है, मार पति तू हो रही है सती, मारी गई है तेरी मति, कैसा तेरा यह तिरिया चरित्र, समझ नहीं आ रहा है भानुमति। यह सब सुनकर भानुमति कहती है, मारी गई है मेरी मति या तेरी मति, क्यों नजर मुझ पर रखी है टेक, राजा तुझको दूसरे के घर से क्या पड़ी है, तू अपने घर को देख। फिर भानुमति ये बात सुनकर राजा कहता है, तूने छोटे मुंह कही है बड़ी बात, क्यों छुपा रही है अपराध, ईश्वर के घर भी तुझे क्षमा नहीं मिलेगी, ऐसा किया है तूने पाप। फिर भानुमति कहती है, पाप किया या अपराध किया, कोई न जाने मेरा राज, तू कौन होता है फैसला करने वाला, पाप पुण्य का यह तो करेगा यमराज। फिर राजा कहता है, ये तेरा तिरिया चरित्र समझ नहीं पाया मैं आज, तेरे तानों से देखूं पहले अपने घर को, छोड़कर सारे काज। फिर भानुमति कहती है, पैरों में लगी हुई नहीं दिखती है, दूर लगी हुई दिखती है आग, जाते जाते कहती हूँ राजा, वक्त है तेरे पास, जाग सके तो जाग। भानुमति सती हो जाती है, वह जलकर मर जाती है। राजा सोचता है, इसने तो अपने करने का फल पा लिया है, मैं इसको क्या सजा देता। लेकिन भानुमति मरते मरते राजा को चिंताग्रस्त कर गई। राजा के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि राजा तू अपने घर को देख, ऐसा मेरे घर में क्या है जो भानुमति ने ऐसा कहा। राजा अपने महल में लौट जाता है। रात हो जाती है, लेकिन राजा को नींद नहीं आती है। वह सोचता है, मैं मेरे पूरे राज्य की निगरानी भली भांति रखता हूँ, मगर मेरे घर की निगरानी में कहाँ चूक हुई जो भानुमति ने ऐसा कहा। 10-15 दिन बीत जाते हैं। राजा गुमसुम खोया खोया सा रहता है। राजा सोचता है, मैं हर वक्त चिंताग्रस्त रहता हूँ, लेकिन मेरी रानी रश्मि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऐसा हाल देखकर भी उसने एक बार भी मेरा हालचाल नहीं पूछा। कहीं रानी के मन में कोई खोट तो नहीं, कहीं भानुमति का इशारा रानी की तरफ तो नहीं। राजा रानी पर नजर रखना शुरू कर देता है। राजा अपनी रानी रश्मि से कहता है, मैं 2-3 दिन के लिए अपने साम्राज्य का हाल चाल देखने के लिए दौरे पर जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद लौटूंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, आराम से जाइए। राजा अपने महल से चला जाता है और राजा के पीछे से रानी भी अपने महल से बाहर चली जाती है। शाम हो जाती है। राजा वापस अपने महल में लौट आता है, मगर वह रानी को अपने महल में नहीं पाता है। रात हो जाती है, मगर रानी फिर महल में नहीं आती है। राजा मन ही मन विचार करता है, ऐसे कैसे हो सकता है, रानी ने बाहर जाने की बात मुझे तो नहीं बताई, कहाँ गई होगी। सुबह हो जाती है, लेकिन रानी नहीं आई। राजा ने तुरंत जितने भी महल में नौकर चाकर और सैनिक थे सबको बुलाया और रानी के बारे में पूछा। सब के सब अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। राजा ने गुस्से में होकर कहा, तुम्हें सांप सूंघ गया है क्या, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर उनमें से एक नौकर ने हिम्मत करके कहा, क्षमा कीजिए महाराज, हम तो आपके नौकर हैं, आप लोगों के आगे हमारी औकात ही क्या है जो हम हमारी जुबान खोल सकें। यह पहली बार नहीं हुआ है कि महारानी महल से गई है। आप जब भी बाहर जाते हो तो वो भी पीछे से कहीं चली जाती है और आपके आने से पहले ही लौट आती है। हम तो बस आप लोगों का हुक्म बजाते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। हम आपके निजी जीवन में बोलने वाले कौन होते हैं, हमें हमारी जान प्यारी है। राजा ने जब यह सब सुना तो उसका सर चकराने लगा। भानुमति की वो सब कानों में गूंजने लगे।
मारी गई है मेरी मती या तेरी मती, क्यों मुझ पर नजर रखी है टेक। राजा तुझको दूसरे के घर से क्या पड़ी है, अपने घर को देख। राजा अपने महल से निकल जाता है और 2-3 दिन बाद लौट कर आता है। तब तक रानी रश्मि भी वापस आ जाती है, लेकिन राजा रानी को यह आभास नहीं होने देता कि तुम्हारे जाने के दौरान मैं यहाँ आकर वापस चला गया था। महीना 20 दिन गुजर जाता है। राजा एक बार फिर रानी से बाहर जाने की बात कहता है और महल से चला जाता है और अपना भेष बदलकर वहीं महल के आसपास रहता है। राजा के चले जाने के बाद रानी फिर महल से निकलती है और नगर से बाहर एक रास्ते पर अपनी बग्गी ले जाती है। राजा भी रानी का पीछा करता है, मगर रानी को भनक नहीं लगने देता है। राजा के साम्राज्य के बाहर सुदूर कोई बड़ा सा आश्रम था। रानी की बग्गी उसमें प्रवेश कर जाती है। राजा भी रानी के पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर उसको आश्रम के दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। राजा वहाँ पर खड़े द्वारपालों से कहता है, ये तो आश्रम है, इसके अंदर तो कोई भी जा सकता है, फिर आपने मुझे क्यों रोका। द्वारपाल कहते हैं, ये आश्रम रुद्रा स्वामी का है और उनकी आज्ञा के बिना इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। आप अपना परिचय बताओ और हम उनसे अनुमति लेते हैं, और वो जब अनुमति देंगे तभी आप जा सकते हो। राजा मन ही मन सोचता है, मैं अब मेरा क्या परिचय बताऊं। रात हो जाती है। राजा आश्रम के बाहर ही लेट जाता है और जब सुबह होती है तो आश्रम के अंदर कोई दूध वाला, कोई सब्जी वाला, फल वाला, कोई रसोई का सामान वाला बेरोक टोक अंदर जा रहे थे। राजा ने भी एक तरकीब लगाई कि क्यों ना किसी का कोई सामान लेकर मैं अंदर चला जाऊं, और एक फल वाले से विनती की कि मैं आपका सामान अंदर रख आता हूं। फल वाले ने अपनी टोकरी राजा को दे दी। राजा वो टोकरी लेकर अंदर जाता है और रुद्रा स्वामी का कक्ष इधर उधर ढूंढता है और आखिरकार उसका कक्ष उसे मिल जाता है। उसने वो टोकरी रखी और उस कक्ष में झांकता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रुद्रा स्वामी अपनी सैया पर लेटा हुआ था और रानी उसकी सैया पर बैठे बैठे उसके पैर दबा रही थी। दोनों एकदम खुश थे और अचानक रानी की नजर राजा पर पड़ती है और वह राजा को पहचान लेती है और चिल्लाकर रुद्रा स्वामी से कहती है, देखो राजा भास्कर, जल्दी पकड़ो इसको वरना भाग जाएगा। अपनी पोल खुल गई है, पकड़ो और इसको मार डालो। राजा वहाँ से तुरंत भाग खड़ा होता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने साम्राज्य में लौट आता है। रात को अपने महल में लेटे लेटे सोचता है, मार पति होय सती, ऐसा मैंने भानुमति को कहा था और उसने जो कहा वही मेरे साथ हो रहा है। मेरा ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से दिल भर गया है, मुझे ऐसी मोह माया वाली जिंदगी नहीं जीनी। और जब सुबह होती है तो अपना दरबार लगाता है, अपने मंत्रियों को बुलाकर कहता है, मैं ये सब राजपाट छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए घनघोर जंगलों में जा रहा हूँ। ये सब आप लोग संभालो, अपनी प्रजा का ख्याल रखना। और राजा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। भानुमति ने आखिरकार अपने पति की हत्या क्यों की? भानुमति ने कहा था, पाप किया या अपराध किया, कोई न जाने मेरा राज। भानुमति का राज क्या था और भानुमति को एक राजा के घर की इतनी संगीन कहानी कैसे मालूम थी? ये सब जानने के लिए देखिए मेरी अगली कहानी तिरिया चरित्र 2।